आज पीपीपी के मॉड्यूल बी का हमारा है 7th वीडियो और ये हमारा फर्स्ट वीडियो पार्ट रहने वाला है फॉर 3 चैप्टर्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी से रिलेटेड, साथ में लेटर ऑफ क्रेडिट एंड साथ में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। टोटल 3 पार्ट रहेंगे इस इन 3 चैप्टर से रिलेटेड भी, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बीच में कवर होंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले जो 2 वीडियोस हैं वो भी आप देख पाओ। एंड अगर पिछले सब वीडियोस और उनके पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसमें एक्सेस मिल जाएगा, वीडियो क्वेश्चंस का भी और साथ में पीडीएफ का भी। वहां पर जेआईबी फ्री कोर्स अवेलेबल है, उसको एनरोल कर लेना। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना है अबव लिंक जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा, iibf.info/app के ऊपर जाना है और वहां से स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को। चलिए, आज का सेशन हम करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और क्वेश्चन जो फर्स्ट है यहाँ पर, दैट्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड द बैंक गारंटी। क्वेश्चन कह रहा है अ बैंक इश्यूज अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो एक बैंक है जो कि डेफर्ड पेमेंट गारंटी को इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी परचेजिंग द मशीनरी। The company later defaults on its payment installments to the machinery supplier, and simultaneously, the bank discovers that the machinery, which was supposed to be the primary security, was sold by the company without the bank's knowledge. Under the principles of guarantee, what is the bank's primary recourse after paying the supplier? तो सप्लायर को पे करने के बाद जो बैंक है उनका प्राइमरी कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, डेट वी नीड टू सजेस्ट। ऑप्शंस देखते हैं। अ बैंक कैन ओनली सू द कंपनी, तो बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी को सू कर सकता है फॉर द अमाउंट पेड, बट लॉसेस बट लूजेस द राइट टू द मशीनरी एज इट हैज बीन ऑलरेडी बीन सोल्ड। Option B, it says the bank must first attempt to recover the machinery from the third party buyer before it can sue the principal debtor. Option C, the bank steps into the shoes of the supplier and can sue the company for the entire amount paid, exercising the right of subrogation. Option D, the guarantee becomes void as the primary security was sold, discharging the bank from its liability to pay the supplier. So, what is going to be the correct answer for this case? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको आंसर करना है, राइट। तो कंसेप्ट सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा उसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक्चुअल में यहाँ पर चल रहा है। तो गारंटी के केस में 3 पार्टीज रहती हैं। एक कंपनी है जिसने परचेज करी मशीनरी, और एक सेलर है जिसने सेल करी, और यहाँ पर है श्योरिटी जिसने गारंटी दी है, यानी कि बैंक। सो हेयर वी आर हैविंग द बैंक, यहाँ पर है कंपनी जिसने परचेज करी, और यहाँ पर है सेलर। अब बैंक ने गारंटी दी थी सेलर को, एंड इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एंड इसने मशीन परचेज करी थी। अब इसने मशीन जो परचेज थी उसको कर दिया डिस्पोज ऑफ बिना बैंक की जानकारी के, और बैंक जो था उसको तो रीपेमेंट अब करनी ही पड़ेगी सेलर को, क्योंकि गारंटी हो चुकी है इन्वोक। अब जो सेलर है वो बेसिकली क्या है, वो है क्रेडिटर जिसने उधार पर सामान दिया, और बैंक जो है वो है डेप्टर जिसने उधार पर सामान लिया, और बैंक है श्योरिटी। जब एक बार गारंटी इन्वोक हो जाती है एंड पेमेंट कर दी गई है बैंक के द्वारा बेनिफिशियरी को, यानी कि सेलर को, तो अब ये बैंक जो है डेट विल बी कमिंग इनटू द शूज ऑफ सेलर, क्योंकि अब जो राइट्स अवेलेबल थे सेलर के पास वो सब अधिकार अब अवेलेबल होने वाले हैं बैंक के पास, श्योरिटी के पास, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इफ वी लुक एट ऑप्शन सी जो है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द बैंक स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द सप्लायर and can sue the company for the entire amount paid, exercising its right of subrogation. So option C will be the correct answer. Now let's move toward the question number second, which is related to the letter of credit. लेटर ऑफ क्रेडिट को डीएलसी भी कहा जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, राइट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एंड इंडियन इंपोर्टर arranges for a red close LC for a Vietnamese supplier to facilitate the procurement of raw material for manufacturing goods. The supplier draws the pre-shipment advances but subsequently fails to ship the goods as per the contract. According to the principles governing letters of credit, which party bears the ultimate financial risk for the advance payment made to the supplier? तो किसे नुकसान उठाना पड़ेगा उसके बारे में हमने बताना है।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, यानी कि रेड क्लोज एलसी के बारे में। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में होती हैं अलग-अलग पार्टीज। सबसे पहली पार्टी है एप्लीकेंट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए करता है अप्लाई। फिर दूसरी पार्टी होती है बेनिफिशियरी, जिससे सामान मंगवाना है, यानी कि एक्सपोर्टर। थर्ड पार्टी होती है बैंक, जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को किया ओपन, ये बेसिकली बैंक रहेगा, जिसको इशूइंग बैंक कहते हैं। और फिर यहाँ पर एक्सपोर्टर की कंट्री में एक बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करेगा टू द बेनिफिशियरी। तो मैं यहाँ पर ये नेम्स लिख देता हूँ। सो हेयर वी आर हैविंग द एप्लीकेंट, यानी कि इंपोर्टर। हेयर वी आर हैविंग द एक्सपोर्टर, यानी कि बेनिफिशियरी, राइट, जिसके नाम में लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होगी। हेयर वी आर हैविंग द इशूइंग बैंक, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करेगा, एंड इसे हम ओपनिंग बैंक के नाम से भी जानते हैं। एंड हियर वी आर हैविंग द एडवाइजिंग बैंक, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज करेंगे टू द बेनिफिशियरी। ठीक है, एक्सपोर्टर को हम ये कहते हैं बेनिफिशियरी। लेट मी राइट ओवर हियर सो डेट क्लियर रहे चीजें। राइट, ये होता है एडवाइजिंग बैंक। ठीक है जी। इसके अलावा एक और पार्टी है यहाँ पर, डेट इज अ नेगोशिएटिंग बैंक। ये नेगोशिएटिंग बैंक है, जो बेसिकली नेगोशिएट करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को उसकी टर्म्स के लिए। ठीक है जी, ये चीज रहती है। तो सबसे पहले तो हम फ्लो को समझते हैं। तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एप्लीकेंट गया इशूइंग बैंक के पास लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाने के लिए। एंड यहाँ पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो ओपन की जाएगी इशूइंग बैंक के द्वारा, ओपनिंग बैंक के द्वारा। और इसी को हम ओपनिंग बैंक भी कहते हैं। और फिर ये ओपनिंग बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइज कर देता है टू द एडवाइजिंग बैंक। अब एडवाइजिंग बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को करेंगे चेक कि लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्कुल सही है, ऑथेंटिकेट है। एंड अगर सबसे चीजें सही हैं तो फिर ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सपोर्टर के पास। अब एक्सपोर्टर गो थ्रू करेगा कि भाई सब कुछ चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये यहाँ पर करवा देंगे शिपमेंट। राइट, तो यहाँ पर ये शिपमेंट वगैरह करवा देंगे, और शिपमेंट करवाने के बाद इनके पास आ जाएंगे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह एंड और चीजें जो है इनके पास आ जाएंगी। एंड फर्दर फिर यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स को ले जाएंगे, प्रेजेंट करेंगे नेगोशिएटिंग बैंक के पास। और नेगोशिएटिंग बैंक अगर प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है तो इनको पैसे दे देंगे। एंड डॉक्यूमेंट्स अब नेगोशिएटिंग बैंक के पास है। अब जब डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग बैंक के पास है, नेगोशिएटिंग इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे एडवाइजिंग बैंक के थ्रू टू द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, बिकॉज 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड होता है नेगोशिएटिंग बैंक के पास भी, और 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड होता है यहाँ पर इशूइंग बैंक के पास भी डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने के लिए। और अगर सब चीजें बिल्कुल सही हैं तो इशूइंग बैंक यहाँ पर कंपनसेट कर देंगे नेगोशिएटिंग बैंक को थ्रू द नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन विद द एडवाइजिंग बैंक। राइट, तो ये सिनेरियो यहाँ पर रहता है। जो एडवाइजिंग बैंक है, अब यहाँ पर जो इशूइंग बैंक है वो डॉक्यूमेंट्स को फर्दर कर देंगे फॉरवर्ड टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट यहाँ पर पोर्ट पर जाकर के अपना सामान ले लेंगे डॉक्यूमेंट्स को शोकेस करते हुए। राइट, ये पूरा सिनेरियो है लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड। अब बात आती है कि क्वेश्चन में हमने बात करी है रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, वहां पर रेड इंक का मतलब होता है कि ये एक क्वेश्चन की बात है, यानी कि साधन रहने की बात है कि बैंक जो है, ओपनिंग बैंक इशूइंग बैंक, एक चीज रेड नोट में लिख करके देता है एडवाइजिंग बैंक को कि अगर आप चाहो तो एक एडवांस दे सकते हो बेनिफिशियरी को, क्योंकि बेनिफिशियरी ने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया था एंड उस पर्पस के लिए बेनिफिशियरी को प्री शिपमेंट पर्पस के लिए चाहिए पैसे। तो अगर आप चाहो तो दे सकते हो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। साथ में ये चीज रेटिंग का मतलब ये रहता है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, और ये जो एडवांस दिया जाएगा वो सिक्योर्ड एडवांस नहीं होगा, दैट विल बी द अनसिक्योर्ड एडवांस। दैट इज व्हाई रेड इंक का इस्तेमाल किया गया, दैट इज व्हाई इसको रेड क्लोज एलसी हम कहते हैं। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यही कारण है कि रेड क्लोज एलसी जो होती है अनसिक्योर्ड लोन देने की बात करती है, लेकिन एडवाइजिंग बैंक के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो इन केस अब अगर जैसे कि क्वेश्चन में भी बोला गया कि एडवांस जो था एडवाइजिंग बैंक ने लोन दे दिया, ये लेटर ऑफ क्रेडिट रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट आई थी एंड इसने एडवांस दे दिया, एंड ये जो एडवांस काउंट होगा ना ये अनसिक्योर्ड एडवांस माना जाएगा। दिस विल बी अकाउंटेबल फॉर द अनसिक्योर्ड एडवांस। अब ये अनसिक्योर्ड एडवांस दिया गया और कल को अगर जो एक्सपोर्टर है उसने शिपमेंट नहीं करी, वो फेलियर हो गया या कोई दिक्कत आ गई, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी अब, क्योंकि फेलियर हो चुका है, राइट, तो अगर एक्सपोर्टर फेल हो जाता है गुड्स को शिप करने में, एडवांस तो अभी भी ड्रॉ किया गया, उसको तो रीपे करना है। इशिंग बैंक ऑलरेडी हैड मेड द प्री शिपमेंट पेमेंट टू द सप्लायर, वो तो सप्लायर को प्री शिपमेंट पेमेंट कर सकता है। अल्टीमेटली जो इंपोर्टर है, ठीक है, उसके ऊपर रिस्क आएगा। ये किसके ऊपर रिस्क आएगा? दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो एक चीज को समझो
कि जो रेड क्लोज एलसी है वो अलाउ करती है बेनिफिशियरी को, यानी कि एक्सपोर्टर को, सप्लायर को, कि वो एडवांस ले सकते हैं, राइट, अगेंस्ट अ क्लोज इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड ये जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे इशूइंग बैंक के द्वारा, राइट, इशूइंग बैंक के द्वारा वो फंड्स जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल रहेंगे। लेकिन वो प्रोवाइड किसके थ्रू किया जाएगा? टू अवेल एडवांस, लेकिन वो इशूइंग बैंक के थ्रू एडवांस प्रोवाइड किया जाएगा, यूजुअली थ्रू द एडवाइजिंग बैंक। किसके थ्रू? एडवाइजिंग बैंक के थ्रू। यानी कि एडवांस तो मिलेगा बेनिफिशियरी को, फंड्स किसके होंगे? वो फंड्स होंगे इशूइंग बैंक के, वो फंड्स इशूइंग बैंक के हैं, और वो फंड्स बेसिकली एडवाइजिंग बैंक के थ्रू राउट होते हुए जाएंगे किसके पास? अब बेनिफिशियरी के पास जाएंगे, राइट। एडवांस किस चीज के लिए? प्रोक्योरमेंट के लिए है, प्रोसेसिंग के लिए है, पैकिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली अगर यहां पर फेलियर होता है एलसी का, तो नुकसान किसका होएगा? अगर एक्सपोर्टर फेल हो गया गुड्स को करने में, तो डेफिनेटली जो इशूइंग बैंक है वो तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है प्री शिपमेंट से रिलेटेड, राइट, सप्लायर को कर चुका है। तो अल्टीमेटली जो इंपोर्टर है, यानी कि जो एप्लीकेंट है, इंपोर्टर कौन पर्सन है यहाँ पर? जो एप्लीकेंट है दैट इज द इंपोर्टर, राइट। तो अल्टीमेट रिस्क उस पर्सन का रहने वाला है, राइट। तो इंपोर्टर जो रहेगा वो रिस्क को बेयर करेगा, बिकॉज जो इशूइंग बैंक है वो डेबिट कर देगा इंपोर्टर के अकाउंट को एडवांस के पर्पस के लिए। एंड इंपोर्टर क्यों रिस्क को बियर करेगा? देखो, जो लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रिंसिपल्स हैं अंडर द यूसीपीडीसी 600, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट क्रेडिट, जो इशूइंग बैंक है वो डॉक्यूमेंट में डील करता है, वो गुड्स में डील नहीं करता है। अब क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पर ओपन किया गया था, इशूइंग बैंक बाउंड है कि उसने टर्म्स के साथ क्या करना है? कंप्लाई करना है। इवन अगर एक्सपोर्टर डिफॉल्ट कर देता है तो भी, तो इंपोर्टर को सेटल करना पड़ेगा इशूइंग बैंक के अकाउंट को। जब इंपोर्टर परस्यू करेगा, बेसिकली परस्यू कर सकता है सप्लायर को रिकवरी पर्पस के लिए, लेकिन वो अलग बात है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल जो रहेगा दैट विल बी द एप्लीकेंट। तो एडवाइजिंग बैंक रिस्पॉन्सिबल है क्या? नो, एडवाइजिंग बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द बेनिफिशियरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द इशूइंग बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज द एप्लीकेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। वो पर्सन यहां पर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। जो रेड क्लोज एलसी है वो प्री शिपमेंट क्रेडिट अलाउ करती है कि बेनिफिशियरी को पैसे दिए जाएं। एडवांस जो है वो दिया जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। अगर बेनिफिशियरी डिफॉल्ट करता है तो अल्टीमेट लायबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी रीपे करने की, वो इशूइंग बैंक के ऊपर रहेगी, लेकिन एप्लीकेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरी की पूरी एलसी ट्रांजैक्शन जो है वो उसी के बिहाफ पर इनिशिएट की गई है, ठीक है। चलो, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, विच इज रिलेटेड टू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो कॉर्पोरेट बोरोअर हैज अ टर्म लोन, एक कॉर्पोरेट बोरोअर है जिनका एक टर्म लोन चल रहा है, where the interest rate for the last 100 days has not been paid. Last 100 days से interest pay नहीं हुआ. The same borrower is also having a CC facility with the same bank where credits in the last 90 days are insufficient to cover the interest charged during that particular period. Now, as per the Reserve Bank of India's prudential norms, what is the correct classification status of these facilities? तो इन facilities का correct status क्या होगा उसके बारे में हमने बताना है। सी, अगर मैं टर्म लोन की बात करूं जहां पर इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट या जो प्रिंसिपल है वो पे नहीं हुआ है लास्ट 90 डेज से, उसकी क्लासिफिकेशन तो डेफिनेटली एनपीए हो चुकी है। सो हेयर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन के बारे में बात करें, और दूसरा हमारे पास फैसिलिटी जो सीसी लिमिट है, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म लोन, तो ये तो 90 डेज से ओवर ड्यू है, तो ये तो हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीसी लिमिट या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट की बात करते हैं, राइट, तो अकाउंट को क्या क्लासिफाई किया जाएगा? अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सीसीओडी के केस में फंडा सिंपल सा रहता है कि अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। कुछ एक कंडीशंस होती हैं जब आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है। पहली चीज है कि अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस remains continuously above the sanctioned limit, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ग्रेटर देन है सैंक्शन लिमिट के, या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है दैट्स बेसिकली ग्रेटर देन द ड्राइंग पावर ऑफ द सीसी, राइट, दोनों से ज्यादा है, या फिर whatsoever the amount is credited, the credited amount is basically lesser than the
इंटरेस्ट चार्जेस और इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 90 डेज। ठीक है, तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 90 डेज के लिए सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है, या 90 डेज के लिए ड्राइंग पावर से ज्यादा है, राइट, या फिर आपका जो क्रेडिटेड अमाउंट है वो लास्ट 90 डेज के इंटरेस्ट से कम है, या फिर पिछले 90 डेज में कुछ भी क्रेडिट नहीं किया गया है, तो अकाउंट को क्या माना जाएगा? अकाउंट विल बी सेट टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, उसे आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा, राइट। सो यहां पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो क्रेडिट है लास्ट 90 डेज में, दोज आर इनसफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका अकाउंट क्या है? सीसी अकाउंट इज बेसिकली योर एनपीए अकाउंट नाउ, वो भी एनपीए हो गया है, दैट इज आल्सो एनपीए एज पर द क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं। द टर्म लोन विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बट द सीसी लिमिट will remain standard? No. Both the term loan and CC account will be classified as non-performing assets? Absolutely correct. बिल्कुल सही है, दोनों यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर किए जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज 3 individuals, Amar, Akbar, Anthony, are co-sureties for a loan of rupees 9 lakh taken by Mr. Pinto. The creditor, without the knowledge of the Amar and Anthony, explicitly releases Akbar from the liability. तो जो यहां पर क्रेडिटर है यानी कि बैंक है, उसने अमर और एंथनी को नहीं बताया, लेकिन अकबर को रिलीज कर दिया उसकी लाइबिलिटी से, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली द पिंटो डिफॉल्ट्स ऑन द एंटायर लोन। व्हाट इज द रिजल्टिंग लाइबिलिटी ऑफ अमर एंड एंथनी? अमर एंड एंथनी की रिजल्टिंग लाइबिलिटी अब इस केस में क्या रहने वाली है? दैट वी नीड टू टेल, उस चीज के बारे में हमने बताना है, राइट। सो काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्नैप? तो क्वेश्चन सिंपल है, देयर आर 3 श्योरिटीज, 3 श्योरिटीज है, अमर है, अकबर है और एंथनी है, और यहां पर है मिस्टर पिंटो जिसके बिहाफ पर गारंटी दी गई है, और यहां पर है लेंडर जिसको गारंटी दी गई है। सो दीज आर श्योरिटीज, को श्योरिटीज, अमर, अकबर एंड एंथनी, राइट। और यहां पर है मिस्टर पिंटो जिसने लोन लिया है क्रेडिटर से, लेट्स से बैंक है जिससे लोन लिया है। अब इन्होंने गारंटी दी है इस पिंटो के बिहाफ पर बैंक को, और बैंक जो है वो यहां पर एक पर्सन को रिलीज कर देता है। कौन से पर्सन को रिलीज किया है? अकबर को। अकबर इज नाउ रिलीज्ड फ्रॉम द श्योरिटी, एंड फर्दर अब अमर एंड एंथनी है यहां पर, ठीक है। तो पहली चीज है यहां पर कुछ एक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, सेक्शन 138 जो है वो कवर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि को श्योरिटीज जो होंगे वो लायबल रहेंगे इक्वली अंटिल और अदरवाइज अग्री किया गया अगर, तो यहां पर को श्योरिटीज की लायबिलिटी बनी रहेगी, अकबर की और एंथनी की इक्वल लायबिलिटी बनी रहेगी। एंड फर्दर अगर क्रेडिटर कुछ इनकंसिस्टेंट करता है विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है, राइट। एंड सेक्शन 138 ही कहता है कि अगर क्रेडिटर मान लो कि एक को श्योरिटी को रिलीज कर देता है, एंड फर्दर बाकी की ड्यूटीज से डिस्चार्ज उनको नहीं माना जाएगा, एंड वो दोनों जो बाकी रह गए, अब इस केस में अमर रह गया है और एंथनी रह गया है, ये दोनों इक्वली लायबल रहेंगे पूरी की पूरी डेप्ट के लिए, लेकिन ये बाद में क्लेम कर सकते हैं, किससे? अकबर से क्लेम कर सकते हैं उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए, बिकॉज उसकी कंट्रीब्यूशन तो थी ना, पहले इनकी लाइबिलिटी 33 थी, अब इनकी लाइबिलिटी 50-50 की हो गई है, राइट। तो ये डैमेज कंपोनेंट से रिलेटेड ये मांग सकते हैं कि आप हमें पैसे वापस दो, ठीक है, ये अकबर से मांग सकते हैं, उसको लायबल साथ में बना सकते हैं, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं। अमर एंड एंथनी आर बेसिकली कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, कि अमर जो एंथनी है वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अमर एंड एंथनी ईच लायबल फॉर रुपीज 4.5 लाख एज अकबर शेयर इज नाउ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। ये चीज पार्शियली करेक्ट है, वी कैन से पार्शियली दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी, द रिलीज ऑफ अकबर डज नॉट डिस्चार्ज अमर एंड एंथनी फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन एंड अकबर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू देम फॉर हिज शेयर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये पूरी की पूरी पिक्चर है, दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
अब गिवन एग्जांपल के हिसाब से लोन जो था वो 9 लाख रुपए का था, 3 को श्योरिटी है, तो तीनों की लायबिलिटी 3-3 लाख की बनती है। फिलहाल के लिए अमर एंड एंथनी को 4.5 लाख पे करने पड़ेंगे, लेकिन बाद में वो 1.5 लाख की पैसे की लायबिलिटी वापस से ले सकते हैं, किससे? अकबर से ले सकते हैं, जिसको डिस्चार्ज किया गया था, राइट? Now, let's move toward the question number 5, which is related to the letter of credit. Letter of credit related question. It says a seller ships goods under the LC with the Incoterm FOB, free on board. A fire breaks out on the ship after the goods have been loaded, damaging them. The LC calls for a clean onboard bill of lading, which the seller duly provides. Who is responsible for bearing the loss of the goods, and must the issuing bank honor the documents? Yes or no? We need to answer this particular question. देखो, सबसे पहले हम एफओबी की बात करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड की बात करते हैं। एफओबी टर्म्स के हिसाब से जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर यानी कि जो बेच रहा है, यानी कि एक्सपोर्टर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है जब एक बार गुड्स को लोड कर दिया गया है वेसल के ऊपर, यानी कि बोर्ड के ऊपर, शिप के ऊपर लोड कर दिया गया, राइट? पहली चीज। अब इस पॉइंट के बाद जो रिस्क रहता है वो बायर का होता है, इंपोर्टर का होता है, राइट? सो अगर मान लो कोई आग लगती भी है लोडिंग करने के बाद, तो रिस्क किसका होएगा? बायर का होएगा। किसका होएगा? बायर का होएगा। अब लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो एलसी बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है यहाँ पे कि क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग हो। अब सेलर ने गुड्स को शिप कर दिया एंड उसने ये डॉक्यूमेंट ले लिया, प्रूफ ऑफ द गुड्स की, उनको लोड कर दिया गया गुड्स के ऊपर, राइट? तो यूसीपीडीसी या फिर यूसीपी 600 जिसको हम कहते हैं, बैंक डील करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, नॉट विद द गुड्स। अब क्योंकि सेलर ने रिप्रेजेंट किया है एक कंप्लायंट डॉक्यूमेंट, एक क्लीन बोर्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग को, तो इशूइंग बैंक जो है वो ऑनर करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट को, रिगार्डलेस चाहे आग लगी है चाहे नहीं लगी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड लॉस किसका होगा? लॉस इंपोर्टर का हुआ है, बायर क्या हुआ है? क्योंकि लोड करने के बाद रिस्क बायर का है, इंपोर्टर का है। पेमेंट ऑब्लिगेशन की बात करें तो इशूइंग बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी सेलर को, क्योंकि उसने कंप्लायंट डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए हैं। एंड रिकोर्स क्या रहेगा कि बायर जो है वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से, अगर इंश्योरेंस हुई है, लेकिन वो पेमेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकता कि भाई उसको तो सीट के ऊपर नुकसान हो गया, ये नहीं कर सकता। ऑप्शन देखते हैं। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, नो, एफओबी में नहीं होता। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड द बैंक मस्ट ऑनर द डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर कंप्लायंट, राइट? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6, which is related to the नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड है। It says a loan guaranteed by a state government is overdue for 120 days. तो एक लोन गारंटीड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, which is overdue for 120 days. And further, another loan guaranteed by the central government is also overdue for 120 days, but the government has not yet repudiated its guarantee. How should the bank treat these two accounts in terms of asset classification? तो एसेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैंक किस तरह से इन अकाउंट्स को गो थ्रू करेगा, किस तरह से इन अकाउंट्स को देखेगा, उसके बारे में हमने आंसर बताना है। तो एक लोन है जो गारंटी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड एक लोन है विच इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो जो लोन गारंटी किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। नॉर्मल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूल्स हैं वो यहां पर लगेंगे, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी आईआरएसी नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन जो नॉर्म्स हैं, सिंपल नॉर्म्स वो यहां पर लगेंगे। क्लासिफिकेशन नॉर्मल एनपी के हिसाब से होगी। एंड लोन जो है वो ओवर ड्यू है 120 डेज से, तो डेफिनेटली उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का लोन तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन वेयर द लोन इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आईआरएसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो एडवांस गारंटी किया जाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कंसीडर किया जाता अंटिल द गारंटी इज रेपुडिएटेड। जब तक गारंटी रेपुडिएट नहीं होती उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं मानते। इवन अगर आपका ओवरड्यू पीरियड जो है वो 90 डेज से ज्यादा है, 120 डेज वाला, लेकिन जब तक गवर्नमेंट अपनी गारंटी को रेपुडिएट नहीं करती, जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड एसेट ही कंसीडर किया जाएगा। सो बेसिकली चाहे अकाउंट ओवरड्यू हो चुका है, लेकिन गारंटी तो नहीं रेपुडिएट करी ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी तो नहीं कैंसिल करी ना, तो उसे स्टैंडर्ड लोन ही कंसीडर किया जाएगा, राइट? So both the accounts should be classified as NPA. No, that's not the case. The state government account should be classified as non-performing asset, while the central government account remains a standard asset. Absolutely correct. तो ऑप्शन जो बी है, that is absolutely correct for this
question. Now let's move toward the question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. It says a bank holds a guarantee for a loan and also possesses a lien on the borrower's stock as security. The bank, through negligence, loses the stocks. The borrower defaults and the bank sues the surety. What is the legal implication of the bank's action of losing the security on the surety's liability? तो क्या चीज रहेगी उसके ऊपर हमने बताना है. देखो लीगल पोजीशन समझते हैं कि क्या होगी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जो श्योरिटी होता है दैट इज बेसिकली इंटाइटल्ड टू बेनिफिट द एवरी सिक्योरिटी, राइट. उसको इंटाइटलमेंट होती है कि उसको हर एक सिक्योरिटी का बेनिफिट मिले जो क्रेडिटर के पास है अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जब श्योरिटीशिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस टाइम पर वो पर्सन एंटर किया था, उस टाइम पर जो भी सिक्योरिटीज थी बैंक के पास फ्रॉम द डेटर, उसका बेनिफिट इंटाइटल मिलता है किसको? श्योरिटी को मिलता है. अब अगर क्रेडिटर ने कुछ एक पार्ट या लेट से पूरी की पूरी सिक्योरिटी खो दी है एंड उसमें श्योरिटी का कंसेंट नहीं था, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक सिक्योरिटी का लॉस हुआ है. ठीक है. अब इस केस में अगर देखें तो बैंक के पास गारंटी भी है, श्योरिटीज की लायबिलिटी भी है और लियन भी थी बोरोर के स्टॉक के ऊपर. लेकिन अब बैंक की नेग्लिजेंस थी तो बैंक ने स्टॉक को तो खो दिया. अब बोरोर जब डिफॉल्ट करेगा तो बैंक ने सू कर दिया श्योरिटी को. लीगली श्योरिटी जो है उसको लायबल नहीं माना जा सकता अप टू द अमाउंट जो रियलाइज किया जा सकता था फ्रॉम द लॉस्ट सिक्योरिटी, राइट. सो अप टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द जो स्टॉक थे लॉस हुए जो, उतनी वैल्यू तक डिस्चार्ज मिल जाएगा किसको? श्योरिटी को डिस्चार्ज मिल जाएगा, राइट. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन 8 सेज द श्योरिटी इज कंप्लीटली डिस्चार्ज. नो, कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ. द श्योरिटीज लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड ओनली बाय द अमाउंट of the actual financial loss proven by the surety, which could be zero, right? So this is also not correct. Option C, the surety is discharged to the extent of the value of the security that the creditor has lost. Absolutely correct. Option C is the correct answer here. बिल्कुल सही ऑप्शन सी. चलिए अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेटर ऑफ क्रेडिट की तरफ चलते हैं. An LC stipulates that shipment must be made in the beginning of the October. एक LC कहती है कि शिपमेंट जो होनी चाहिए वो बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर में होनी चाहिए. ये चीज लेटर ऑफ क्रेडिट में कही गई है. द बेनिफिशियरी शिप्स द गुड्स ऑन अक्टूबर 11th and represents the documents to the bank according to the standard interpretation defined under UCPDC guideline. Are the documents compliant with the respect of the shipment date? तो क्या ये compliant है? Yes or no that we need to answer. तो क्या compliance बनती है उसके साथ या नहीं बनती है? देखो, if we talk about the UCPDC 600 guidelines, ठीक है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के बारे में बात करते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बिगिनिंग ऑफ द मंथ? बिगिनिंग ऑफ मंथ का मतलब होता है दैट इज 1st to 10th, राइट. एंड अगर हम बात करें रिलेटेड टू द मिडल ऑफ द मंथ, तो उसका मतलब होता है 11 से लेकर के 20 तक. एंड इफ वी लुक एट द एंड ऑफ द मंथ, तो उसका मतलब होता है 21st टू लास्ट डे ऑफ द मंथ, राइट. अब इस केस में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था इन द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर. एलसी में कहा गया था ना, लेकिन एक्चुअल जो शिपमेंट हुई है, एक्चुअल शिपमेंट जो हुई है वो हुई है 11th को, राइट. तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कहा गया था लेकिन एक्चुअल शिपमेंट हुई है 11 अक्टूबर को हुई है, जो कि आउटसाइड पीरियड से बाहर है. तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स अब कंप्लाइंट नहीं रहे विद रिस्पेक्ट टू द शिपमेंट डेट. अब बायर के ऊपर रिस्क रहेगा लॉस का रिलेटेड टू अंडर द एफओबी, राइट. बट लेटर ऑफ क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि जो शिपमेंट हुई है वो 11 अक्टूबर को हुई है, डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लाइंट नहीं है अंडर द यूसीपीडीसी गाइडलाइंस. तो इशूइंग बैंक की जो ऑब्लिगेशन थी ऑनर करने की, अब वो खत्म हो चुकी है. ऑब्लिगेशन की जो गाइडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है. सो आंसर इज नो, द शिपमेंट इज नॉन कंप्लायंट बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द मंथ इज यूनिवर्सली अंडरस्टूड एज द फर्स्ट 7 days. तो ये गलत है. येस, द शिपमेंट इज कंप्लायंट बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द मंथ रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 1st to 10th डे इंक्लूसिव. तो शिपमेंट कंप्लायंट कैसे हो गया? द शिपमेंट इज नॉन कंप्लायंट बिकॉज ये की गई है 10वें दिन के बाद, राइट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन जो डी है दैट इज द
correct answer. Now let's have a look at the question number 11. Question number 9. Question number 9 is related to the non-performing assets that a bank fails to report the SMA2 status of a large corporate borrower to the CRILIC, that is Central Repository of Information on Large Credits. Later, the account becomes a substandard, that is secured substandard NPA, and remains in the category for 7 months. What is the provisioning requirement for this account under the accelerated provisioning norms? तो accelerated provisioning norms में क्या रहेगा इसका, उसके बारे में हमने बताना है. So जहां पर आप ट्रू स्टेटस नहीं बताते हो, राइट, उस केस में क्या रहेगा, आपके ऊपर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग एप्लीकेबल हो जाती है. नाउ द अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू सब स्टैंडर्ड एसेट. 7 महीने के बाद क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड, नॉट 7 महीने बाद, अकाउंट जो था वो बेसिकली आपका SMA2 था, बाद में सब स्टैंडर्ड हो गया, एंड सब स्टैंडर्ड में वो 7 महीने के लिए है. एंड ये सब स्टैंडर्ड जो है वो सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है. दिस इज अ सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड. नाउ सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड में क्या होता है कि सबस्टैंडर्ड या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा. ऐसा नहीं होता कि सिक्योर्ड अमाउंट है, इट्स रिलेटेड टू नॉट द रिलायजेबल वैल्यू, इट्स अबाउट द अकाउंट कैटेगरी. तो यहां पर अकाउंट कैटेगरी सिक्योर्ड है, एंड सिक्योर्ड कैटेगरी तब माना जाता है अगर आपके पास वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अब इनिशियो, मैं यहां पर लिख रहा हूं ये वर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अब इनिशियो इज ग्रेटर देन 10% ऑफ द लोन अमाउंट, तो उसे हम कहते हैं वी से इट टू बी सिक्योर्ड. तो उसे हम सिक्योर्ड काउंट करते हैं. In that scenario, we say it to be secured, right? और in case अगर value of security जो है, value of security is up to 10%, तो उसे unsecured कहते हैं. अब इस केस में secured है, और secured के केस में जो provision maintain होती है that is 15%. और in case अगर unsecured हो, इनसिक्योर्ड हो, ठीक है, अनसिक्योर्ड हो, तो उसके केस में 25% की प्रोविजन होती है, राइट. सो दैट्स द सिनेरियो. और लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अनसिक्योर्ड हो तो 20% प्रोविजन मेंटेन करनी होती है, ठीक है जी. और एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग जो होती है ये कब अप्लाई होगी, आरबीआई ने ना स्ट्रिक्टर प्रोविजनिंग निकाल दी. अगर आप रिपोर्ट नहीं करते ना SMA2 को क्रिलिक के पास, तो आपके ऊपर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग लग सकती है. या मान लो आपके रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेकर के लैप्सेस हैं, तो भी आपके ऊपर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग लग सकती है, जो कि नॉर्मल प्रोविजनिंग से ज्यादा होगी, ठीक है. अब सब स्टैंडर्ड अकाउंट में सिक्योर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया 15% होता है, और अनसिक्योर्ड के लिए कितना होता है, 25% का होता है. लेकिन अगर सब स्टैंडर्ड अकाउंट आपका सिक्योर्ड है, तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो पहले 6 महीने के लिए अप टू 6 मंथ्स अगर आपका सब स्टैंडर्ड है, तो प्रोविजनिंग लगेगी 25% की. कितनी लगेगी, फिर लगेगी 25% की, राइट. एंड फर्दर, इन केस अगर अकाउंट सब स्टैंडर्ड है फॉर मोर देन 6 मंथ्स है, तो सब स्टैंडर्ड में रहेगा, एंड हायर प्रोविजनिंग लगेगी 25% की, उस केस में लगेगी, राइट. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर सब स्टैंडर्ड में आपके पास प्रोविजनिंग है, तो SMA2 का स्टेटस लगा दिया, तो एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग तो लगेगी. अब अकाउंट आपका क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया, उसके केस में आपके ऊपर जो प्रोविजनिंग लगेगी वो 25% की प्रोविजनिंग लगेगी. इवन इफ इट इज ग्रेटर देन 6 मंथ्स, तो 25% की प्रोविजनिंग लगेगी. पहले अगर लगती तो 15% की लगती थी, लेकिन अब 25% की है. सो आंसर देखते हैं. आंसर वुड बी व्हाट, 15% रहेगी. 15% तो तब लगती है अगर नॉर्मल आपका होता, नॉर्मल प्रोविजनिंग होती, फिर 15% लगता, ये तो नहीं है. 40% जो है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग फॉर द अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड अकाउंट. अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड के ऊपर अगर एक्सेलरेटेड लगती है ना, तो उसके ऊपर लगता है 40% का. ये भी यहां पर सही नहीं है. एंड फर्दर ऑप्शन सी की बात करें, 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू टू द एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर नॉन रिपोर्टिंग द SMS स्टेटस, तो एब्सोल्युटली ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी. सो आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th. दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. A performance bank guarantee is issued on behalf of a contractor. Contractor के behalf पर जो performance bank guarantee है issue करी गई है. The contractor fails to complete the project on time, but argues that the project owner, the beneficiary, cause the delays. The beneficiary invokes the guarantee. Under what specific and exceptional circumstances can a court intervene to prevent the bank from paying? क्या circumstances होंगे? देखो जनरल रूल को समझते हैं. बैंक गारंटी को एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है इशूइंग बैंक के बीच में और बेनिफिशियरी के बीच में. तो मैं आपको पहले पार्टीज बताता हूँ. एक है आपके पास पर्सन कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा है बेनिफिशियरी, और एक है श्योरिटी जिसने गारंटी दी है, राइट. ये बेसिकली श्योरिटी है.
अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा ही है, ये है आपके पास कॉन्ट्रैक्टर, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टर एंड दिस इज द बेनिफिशियरी, यानी कि जिसको बिल्डिंग बना के देनी थी, जिसके बिहाफ पर गारंटी इशू करी गई है, और ये है बैंक। ये कह रहा है कि जो बैंक गारंटी देता है ना बेनिफिशियरी को, वो एक इंडिपेंडेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है इशूइंग बैंक के बीच में और बेनिफिशियरी के बीच में। जो कोर्ट्स हैं वो बेसिकली कंसिस्टेंटली ये कहती हैं कि बैंक को गारंटी को ऑनर करना पड़ेगा डिमांड के ऊपर, चाहे आपके बेनिफिशियरी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्प्यूट चल भी रहा है तो भी। यानी कि अब ये हो ना, कॉन्ट्रैक्टर ने इसको डिले दिया, इसने प्रोजेक्ट में कर दिया डिले, एंड बाद में कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि ये जो डिले हुआ है ये बेनिफिशियरी की वजह से हुआ है। अब इनके बीच में क्या चल रहा है, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्प्यूट है। लेकिन देखो डिस्प्यूट को नहीं देखना, जब बैंक ने ऑनर करना है ना गारंटी को, तो बैंक ने डिस्प्यूट को नहीं देखना, चाहे उसमें डिस्प्यूट चल रहा है चाहे नहीं चल रहा। अब जो सैनिक जो बेसिकली ये होता है ना कि गारंटी की पवित्रता को बचाए रखने के लिए जरूरी है, राइट। तो कोर्ट्स बेसिकली क्या करेंगी, सबसे पहली चीज है कि कौन से एक्सेप्शनल केसेस जब जब कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, तो उसमें दो मेजर ग्राउंड होते हैं। पहला होता है फ्रॉड बाय द बेनिफिशियरी, पहला जो ग्राउंड है जिसके बेस पर किया जा सकता है, दैट्स अ फ्रॉड बाय बेनिफिशियरी, यानी कि जो बेनिफिशियरी है अगर वो कर दे फ्रॉड, राइट। अब सीरियस हो सकता है, डेलिब्रेट हो सकता है, राइट, वो चीज हो सकती है। एंड फर्दर अगर वो क्लियरली स्टैब्लिश किया जा रहा है, जस्ट एलिगेशन नहीं है, उसको स्टैब्लिश कर सकते हो। लाइक मान लो कि बेनिफिशियरी ने नोइंगली इन्वोक किया गारंटी को, इंस्पाइट की प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट, वो बेसिकली फ्रॉड है। एक तो वो सिनेरियो होता है जब कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। दूसरा केस होता है व्हेन देयर इट इज इररिट्रीवेबल इनजस्टिस, इररिट्रीवेबल हार्म होता है। लेट्स से इनकैशमेंट हो रही है, लाइक इनकैशमेंट वुड कोज सच इरिपेरेबल डैमेज कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी कंपनसेट नहीं कर सकता बाद में, राइट। दैट इज अ केस। जैसे मान लो कि जो बेनिफिशियरी है वो एक कंट्री में है जहां पर सैंक्शंस है, जहां पर रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उस तरह की चीज में जहां पर इररिट्रीवेबल इनजस्टिस होगा या हार्म होगा, दूसरा वो कंडीशन बनती है। सो इररिट्रीवेबल हार्म और जस्टिस, दैट इज द सेकंड कंडीशन, वो सेकंड कंडीशन बनती है, ठीक है जी। अब इस केस में अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि डिले हुआ बेनिफिशियरी की वजह से। अब ये तो एक कंट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है, कोई फ्रॉड भी नहीं है, कोई रिट्रीवेबल इनजस्टिस भी नहीं है, ठीक है। तो कानून के अंदर अगर देखें तो बैंक को डेफिनेटली ऑनर करना पड़ेगा गारंटी को, एंड कोर्ट जो है वो इनकैशमेंट को नहीं रोक सकती इस बेस के ऊपर, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं। द कोर्ट विल इंटरवीन इफ द कॉन्ट्रैक्टर कैन प्रूव द बेनिफिशियरीज एक्शंस कंट्रीब्यूटेड टू द डिफॉल्ट। देखो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस जो होता है वो बेसिकली गारंटी के कवर को नहीं रोक सकता, तो ऑप्शन ए होगा गलत। द कोर्ट विल ओनली इंटरवीन इफ देयर इज अ क्लियर से केस ऑफ फ्रॉड बाय द बेनिफिशियरी और इफ स्पेशल इक्विटीज एग्जिस्ट दैट वुड कॉज द इररिट्रीवेबल हार्म। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है जी। ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 11th क्वेश्चन, that's related to the letter of credit. An exporter in India holds a transferable LC. जो एक्सपोर्टर इंडिया में उसके पास एक ट्रांसफर एलसी है। दे विश टू ट्रांसफर अ पोर्शन ऑफ द क्रेडिट टू देयर रॉ मटेरियल सप्लायर। द एलसी इज ट्रांसफर्ड वंस टू द सप्लायर, लेटर द सप्लायर विशेस टू ट्रांसफर इट अगेन टू अनदर पार्टी बेस्ड ऑन द रूल्स गवर्निंग द ट्रांसफरेबल एलसीज। इज दिस सेकंड ट्रांसफर परमिसिबल? तो क्या ये सेकंड ट्रांसफर जो है वो परमिसिबल होगी अब या नहीं होगी? देखो जो ट्रांसफरेबल एलसी है उसको सिर्फ और सिर्फ आप एक बार ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ट्रांसफर एलसी जो थी वो बेनिफिशियरी के नाम पर थी, तो बेनिफिशियरी एक बार उस एलसी को आगे ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी बार सेकंड जो बेनिफिशियरी है वो फर्दर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, राइट। हाउएवर जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि एलसी जो है वो इन पार्ट्स ट्रांसफर हो सकती है टू द मल्टीपल सेकंड बेनिफिशियरीज। यानी कि जो यहां पर आपके पास बेनिफिशियरी है, लेट्स से यहां पर वी आर हैविंग द बेनिफिशियरी, सो हियर वी आर हैविंग द एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर के पास आई एलसी, आई एडवाइजिंग बैंक ने एलसी दी। अब ये एक्सपोर्टर चाहे तो मल्टीपल आगे पर्संस के नाम में दे सकते हैं, लेट्स से ए बी सी डी, अलग अलग सप्लायर हैं जिनको आगे इसने पार्ट्स में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको सप्लाई करना आगे, राइट। वो चीज हो सकती है, राइट।
लेकिन जो पोर्शन है उसको कंसिडर किया जाएगा, वन परमिटेड ट्रांसफर ही कंसिडर किया जाएगा। दैट वॉन्ट बी लाइक कि जो ABCD पर्सन है इसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर ले, दिस इज नॉट अलाउड। वो उसको नहीं कर पाएंगे, वो बैक टू बैक एलसी के केस में होता है कि एक एलसी के बेस पर दूसरी एलसी को करते हो, वो भी तब एलसी इशू होगी तो, राइट। अगर इस केस में भी देखें, एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया में है, उसको एक ट्रांसफरेबल एलसी मिलती है, एक्सपोर्टर ट्रांसफर कर देता है रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर को, सेकंड बेनिफिशियरी को। अब सप्लायर अगर आगे करना चाहता है वो परमिटेड नहीं है, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। ठीक है जी, सो दैट इज नॉट अलाउड। सो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। No transferable LLC can be transferred only once, although it can be transferred in part to multiple second beneficiaries at that one particular time. So absolutely correct. Option B is correct. Option D कह रहा है no, because the only beneficiary has a right to transfer. No, that's not the thing. Option D is also not correct. So option B is the correct answer. ठीक है जी. Now let's have a look at the question number 12th, which is related to the non-performing assets, which is related to the NPA. So farmer is having a portion. Farmer is has a loan for a long duration. ठीक है जी, farmer has a loan for a long duration crop, that is for sugarcane, which has a crop season of 18 months. The installment and the interest on the loan become overdue. According to the specific NPA norms for agriculture advances, at what point this loan account will be classified as a non-performing asset? तो किस पॉइंट के ऊपर इसके एक NPA अकाउंट माना जाएगा, उसके बारे में हमने बताना है। देखो, इफ वी टॉक अबाउट द NPA क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर लोन्स ना, तो एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वो उसे कहते हैं जहां पर क्रॉप सीजन इज मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। ठीक है, उसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। एंड वहां पर लोन को क्लासिफाई करेंगे अगर लोन इज बेसिकली ओवर ड्यू फॉर द 2 क्रॉप सीजन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उसे कहते हैं जहां पर क्रॉप सीजन अप टू 1 ईयर है, एंड उसे तब एनपीए मानेंगे अगर 2 क्रॉप सीजन तक ओवर ड्यू रहता है अमाउंट। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है जहां पर क्रॉप सीजन ग्रेटर देन 1 ईयर है, एंड उसे तब एनपीए मानेंगे अगर एक क्रॉप सीजन के लिए भी ओवर ड्यू हो गया तो। अब इस केस में जो क्रॉप है वो है शुगर केन। वो क्या है? शुगर केन की क्रॉप है, एंड इसका क्रॉप सीजन कितना है? क्रॉप सीजन इज फॉर 18 मंथ्स। So basically this is a long duration crop. ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, राइट। अब लोन इंस्टॉलमेंट आपका इंटरेस्ट ओवर ड्यू है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो सिर्फ तभी देखेंगे जब एक सीजन क्रॉप का आपका हो गया, तो डेफिनेटली ये तो हो गया भाई। तो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप द अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए जब ये ओवर ड्यू रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, तो उसको एनपीए मान लेंगे, राइट। सो आंसर देखते हैं। When the installment or the interest is overdue for more than 90 days, no. When the installment interest is overdue for 2 crop season, ये short duration crop के लिए। When installment interest is overdue for 1 crop season, absolutely correct. Option C, that is for 18 months. That is for 18 months. As per the question, ये कोई रूल नहीं है कि 18 महीने का, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो एज पर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। So that will be all related to this video. I hope that you must have find this video useful and आपने बहुत सी चीजों को सीखा होगा, समझ में आई ये वीडियो। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और फ्री वीडियोस एंड पीडीएफ के लिए जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा iibf.info का, वहां पर कोर्स अवेलेबल है, फ्री जेआईबी कोर्स अवेलेबल है, उसको एनरोल कर लो, फ्री है वो, जस्ट उसमें साइन अप करना है एंड आपको सब चीजें मिल जाएंगी वहां पे, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।